Hello everyone, welcome to the Swadhyay Education. Myself Himanshu. In this video, I am going to discuss with you the very important component of civil engineering branch, design of concrete structures. And the topic which I choose is retaining wall. This video is very useful for the BE, BTech diploma candidates who are currently in semester examinations, and also for the competitive exams UPSC and SSC pertaining to the civil engineering. And also in this lecture, you will learn about the retaining wall and its types, some basic terms of retaining wall, what is the proportioning of retaining wall, and what are the various forces acting on retaining wall. So let's start the video. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिटेनिंग वॉल क्या होता है. देखिए, रिटेनिंग वॉल ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं अर्थ को रिटेन करने के लिए. अर्थ यानी कि सॉइल. ठीक है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में. अगर आप ये थोड़ा सा डायग्राम में देखें, ये दिस इज योर रॉक्स और यू कैन कॉल इट एज सॉइल. ठीक है, ये सॉइल है. इस सॉइल यानी कि ये मटेरियल को रिटेन करने के लिए हमने एक वॉल बनाई है. दैट वॉल इज नोन एज द रिटेनिंग वॉल. ठीक है, देखिए रिटेनिंग वॉल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं. जैसे देख सकते हैं इस डायग्राम में, एक लेवल ये और एक लेवल ये. ठीक है, तो दो डिफरेंट लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं एक प्रॉपर सूटेबली वॉल क्रिएट करके. ठीक है, दो लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं. और ऑल्सो रिटेनिंग वॉल जो होता है आपका, ये हिल रोड्स, एम्बैंकमेंट्स, ब्रिज अबटमेंट और बेसमेंट बिल्डिंग्स में दिया जाता है. ठीक है, तो आप देखिए ज़रा ध्यान से. अगर मैं बात करूं, इन दोनों डायग्राम्स की बात करूं, इन दोनों डायग्राम्स में क्या लिंकअप है. देखिए, आपकी एक वॉल है, देख सकते हैं आप इस केस में, ये आपकी वॉल है, रिटेनिंग वॉल. ठीक है, जब आप उसको इस तरीके से सेक्शन लेंगे और इस साइड से जब देखेंगे, यानी कि वॉल को जब ऐसे कट करके और साइड से देखेंगे तो आपको एक व्यू मिलेगा इस तरीके से. इसको बोल रहा हूं मैं द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिटेनिंग वॉल. दिस इज योर द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिटेनिंग वॉल. ठीक है, और नॉर्मली क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिटेनिंग वॉल में आपको तीन कंपोनेंट्स मिलेंगे. नंबर 1 इज द हिल स्लैब, नंबर 2 इज द स्टेम एंड नंबर 3 इज द टो स्लैब. नाउ लेट्स स्टार्ट सम बेसिक टर्म्स ऑफ रिटेनिंग वॉल. देखिए, ये फिगर दे रखा है जिसमें आपको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बताया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका वॉल है. ठीक है, वॉल के कुछ पोर्शन स्टेम, टो एंड द हील, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि सब पोर्शन का स्पेसिफिक फीचर क्या क्या है. देखिए, यहाँ पे एक रिटेन मटेरियल देख रहे हैं, यानी कि ये सॉइल है आपका. इस रिटेन मटेरियल को हम लोग कभी कभी बैकफिल भी कहते हैं. ठीक है, अगर आपने फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ा होगा थोड़ा सा तो आपको मालूम होगा दैट इज योर बैकफिल. एनी रिटेन मटेरियल इज नोन एज द बैकफिल. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हील पोर्शन की बात करेंगे. जब हम हील पोर्शन की बात करेंगे तो हील पोर्शन, देखिए आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि कोई भी स्ट्रक्चर जब क्रिएट करते हैं तो उसकी एक फाउंडेशन होती है. मान लीजिए ये एक लेवल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्राउंड लेवल. तो ग्राउंड लेवल के नीचे जितना भी पोर्शन होगा इसकी फाउंडेशन हो जाएगी और बाकी पोर्शन ग्राउंड लेवल के ऊपर होगा. ठीक है, इसी तरीके से ग्राउंड लेवल के नीचे रिटेनिंग वॉल के एक बेस स्लैब बनाई जाती है. देख पा रहे हैं, बेस स्लैब का वो हिस्सा, देख पा रहे हैं, बेस स्लैब का वो हिस्सा जो रिटेन मटेरियल के कांटेक्ट में है, दैट इज नोन एज द हील. ठीक है, तो हील क्या होता है, हील होता है वो पोर्शन बेस स्लैब का या फुटिंग का जो रिटेन मटेरियल के नीचे होता है. ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इज योर टो. टो देखिए हील तो यहां तक खत्म हो गया, यानी कि हील पोर्शन यहां तक है. तो ये बाकी जो पोर्शन बच जाएगा, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे टो. यानी कि ये पोर्शन, जो पोर्शन आपका रिटेन मटेरियल के कंटेक्ट में नहीं है बेस स्लैब का, वही पोर्शन आपका क्या कहलाया जाएगा, टो कहलाया जाएगा. ठीक है, इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट आता है स्टेम. देखिए, स्टेम क्या होता है, स्टेम एक वर्टिकल वॉल या वर्टिकल पोर्शन होता है इस रिटेनिंग वॉल का, जो डायरेक्टली आपका रिटेन मटेरियल के साथ प्रेशर में कॉन्टेक्ट में होता है. ठीक है, इसी के साथ लास्ट कंपोनेंट जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज द शेयर की. देखिए, शेयर की क्या होता है, शेयर की एक स्पेशल टाइप का कंपोनेंट होता है रिटेनिंग वॉल का. ये जनरली हम नॉर्मली पर्पस प्रोवाइड नहीं करते, ये हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमारा रिटेनिंग वॉल स्लाइडिंग में फेल कर रहा हो. यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटेनिंग वॉल स्लाइड ना करे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए आपको बॉटम ऑफ द रिटेनिंग वॉल यानी कि बेस स्लैब के नीचे एक पोर्शन बनाना पड़ता है. उसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं शेयर की. ठीक है, इसका डिजाइन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से शेयर की को डिजाइन किया जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल. तो जनरली हमारे पास कॉमनली टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल होती हैं कैंटिलीवर, काउंटरफोर्ट और बटरेस रिटेनिंग वॉल. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. ये रिटेनिंग वॉल आपकी इन्वर्टेड टी शेप में होती है. देख पा रहे हैं आप, ये इन्वर्टेड टी शेप देख पा रहे हैं, उल्टा टी. ठीक है, तो इस तरीके से शेप में होती है. ठीक है, इसी के साथ ये जनरली इकोनॉमिकल होती है 6 से 7 मीटर की हाइट तक या 10 से 20 फीट की हाइट तक. यानी कि 10 से 20 फीट की हाइट तक अगर आपने कोई वॉल बनानी है, रिटेनिंग वॉल बनानी है, तो आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल दे सकते हैं. या 6 से 7 मीटर की हाइट तक अगर कोई वॉल बनानी है तो आप रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा इसका नाम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल क्यों है. देखिए, कैंटिलीवर क्या होता है, कैंटिलीवर वो पोर्शन होता है जो एक तरफ से क्या होता है फिक्स और एक तरफ से क्या होता है फ्री. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे स्टेम, टो, हील, ये तीनों पोर्शन यहाँ पे कैंटिलीवर बिहेव कर रहे हैं. कैसे, देखिए स्टेम का ये फ्री पार्ट है और स्टेम यहाँ से क्या कर दिया गया है, फिक्स.
यहाँ से क्या है फिक्स, और ये क्या इसका फ्री पार्ट। तो देखिए स्टेम यहाँ पे कैंटिलीवर बिहेव कर रहा है। इसी के साथ अगर आप टो को देखें तो टो का ये पोर्शन क्या है फ्री, और ये यहाँ से क्या कर दिया गया है फिक्स, तो इसलिए ये भी कैंटिलीवर बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप हील को देखें तो हील का ये पार्ट क्या है फ्री, और ये पार्ट क्या है फिक्स, देख पा रहे हैं। तो ये भी कैंटिलीवर की तरह बिहेव कर रहा है। तो यानी कि इसके तीनों पार्ट क्या कर रहे हैं, कैंटिलीवर बिहेव कर रहे हैं, इसलिए इस वॉल को बोला जाता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अभी हम पढ़ेंगे, इसका आंसर जानेंगे अभी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, ये स्टेम देख पा रहे हैं, देखिए स्टेम के टॉप पे और स्टेम के बॉटम पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये थोड़ी इंक्लाइन लाइन है। यानी कि जो आपका स्टेम होता है ये थ्रू आउट द डेप्थ या थ्रू आउट द हाइट यूनिफॉर्म नहीं होता, थोड़ा सा ये इंक्लाइंड होता है, यानी कि थोड़ा सा इसमें स्लोप दिया जाता है। ऐसा क्यों, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए वाई देयर इज एन अनइक्वल थिकनेस एट टॉप एंड द बॉटम ऑफ स्टेम, यहाँ पे और यहाँ पे अनइक्वल थिकनेस क्यों होता है, ठीक है, इसका आंसर हमें जानना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने स्टेम पार्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये मेरा आ गया स्टेम पार्ट, ठीक है। देखिए स्टेम वो पार्ट था जो रिटेन मटेरियल यानी कि बैकफिल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था। तो देखिए जब भी सॉइल के साथ कोई भी चीज कांटेक्ट में आती है तो सॉइल उस पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगाएगी, देख पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इस जगह पे आपका यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा इस स्टेम पोर्शन के ऊपर, ठीक है। और ये प्रेशर हमेशा कुछ इस तरीके से लगता है, देख पा रहे हैं, इस तरीके ट्राइंगल की फॉर्म में। तो आप अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये प्रेशर टॉप पे कम है लेकिन बेस पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यही एक सॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि सॉइल जब भी हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्सर्ट करती है तो विद द हाइट या विद द डेप्थ, मतलब जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे तो प्रेशर आपका इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें कि जैसे जैसे डेप्थ में या बॉटम में आप जा रहे हैं, टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो इस प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से आपका बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज करेगा। बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज करेगा तो यानी कि यहाँ पे सरिया भी हमें क्या डालना पड़ेगा, ज्यादा डालना पड़ेगा। तो इस चीज को यानी कि अगर हम सरिया ऊपर और नीचे बराबर का डाल रहे हैं तो यानी कि हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैवी, और साइड बाय साइड स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्टली। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, हम इकोनॉमिकल बनाने के लिए यहाँ पे रिटेनिंग वॉल के स्टेम पोर्शन में हम ऊपर और बॉटम पे अनइक्वल थिकनेस देते हैं। क्यों, ऊपर कम क्यों और नीचे ज्यादा क्यों, क्योंकि ऊपर प्रेशर क्या है कम, नीचे प्रेशर क्या है ज्यादा। तो एक स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम स्टेम के ऊपर दो तरह की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, टॉप और बॉटम, ठीक है। तो ये इसका आंसर था जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, होपफुली आपको पता चल चुका हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल। देखिए काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल जनरली तब दिया जाता है जब आपका हाइट एक्सीड कर जाए 7 मीटर, यानी कि अभी आपको एक ऐसा वॉल बनाना है जहां पे आपको 7 मीटर की हाइट के ऊपर हाइट रखनी है उस वॉल की, ठीक है। तो आपको काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल प्रेफर करोगे। इसी के साथ यहाँ पे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के मुकाबले में काउंटर फोर्स के साथ क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें सिर्फ स्पेशल फीचर्स देखे जाएं तो देखिए वही पार्ट है, स्टेम दिया जाता है, टो दिया जाता है, हील दिया जाता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल पार्ट दिया जाता है, दैट इज द काउंटर फोर्स, ठीक है। ये देख पा रहे हैं इंक्लाइंड ट्राइंगल की फॉर्म में जो पूरे स्टेम के साथ और हील पोर्शन के साथ ज्वाइन किए गए हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये काउंटर फोर्स ट्राइंगल की शेप में, ये देखिए यहाँ पे स्टेम के साथ और यहाँ पे हील के साथ प्रॉपर्ली ज्वाइन किए गए हैं। तो ये इसी के साथ कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं प्रॉपर्ली, तो इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं काउंटर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये काउंटर फोर्स जो होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड किए जाते हैं एक सूटेबल स्पेसिंग के बाद, ठीक है। अब देखिए ये जो काउंटर फोर्स होते हैं इसको हम कंसील्ड करते हैं बैकफिल में, यानी कि जो आपका सॉइल होता है इसके अंदर बनाते हैं, इसको प्रॉपर्ली फिटअप करते हैं, और ये क्या करता है स्टेम को और हील को आपस में एक साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज और बटरेस रिटेनिंग वॉल। देखिए बटरेस रिटेनिंग वॉल और काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल में मेन डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें भी काउंटर फोर्स दिए जाते हैं, इसमें भी काउंटर फोर्स टाइप शेप दी जाती है, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें जो काउंटर फोर्स दिए जाते हैं ये बैकफिल की तरफ दिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो ये काउंटर फोर्स टाइप शेप देख रहे हैं ये शेप जो होती है आपकी बैकफिल के ऑपोजिट दी जाती है, यानी कि टो पोर्शन की तरफ दी जाती है, ना कि हील पोर्शन की तरफ दी जाती है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे काउंटर फोर्स हील पोर्शन में दिए गए हैं, किसमें, काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल में। लेकिन जब आप बटरेस रिटेनिंग वॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ये काउंटर फोर्स टाइप शेप है आपकी टो पोर्शन की तरफ दी गई है, यानी कि जहां पे आपका रिटेन मटेरियल नहीं है उस तरफ दिए जाते हैं। यही मेन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, और कोई मेन डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है। और जनरली ये क्या होती हैं, बहुत इकोनॉमिकल होती हैं एज कंपेयर टू काउंटर फोर्स, और मोर एवर ये अपीयरेंस में अच्छी नहीं होती, और ये क्या करती हैं आपकी स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करती हैं। देख पा रहे हैं इस तरफ जहां पे रिटेन मटेरियल नहीं है वहां पे स्पेस आप ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरली ये वाली हम रिटेनिंग वॉल का डिजाइन प्रेफर नहीं करते, ठीक है। हम जनरली कैंटिलीवर या काउंटर फोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोपोर्शनिंग ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। देखिए प्रोपोर्शनिंग ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का मीनिंग है आपका कि हम लोग अब जानेंगे कि व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस प्रोवाइडेड
इन केस ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। तो देखिए प्रोपोर्शनिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल में हम लोग सीखेंगे कि रिटेनिंग वॉल के क्रॉस सेक्शन में किस तरीके से हम डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। देखिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को मैंने यहाँ पे एच मिनिमम से लिखा है, और याद रखिएगा रैंकाइन ने एक फॉर्मूला दिया था कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi क्यू अपॉन गामा। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी के ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के ए भी बोलते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, देखिए एक्टिव केस क्यों कंसिडर किया है, देखिए मैं इसके बता देता हूँ आपको। देखिए जनरली क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जब भी आपकी बैकफिल इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो आपकी रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट बैकफिल से अवे होगा, और अवे तरह की मूवमेंट ऑफ द वॉल को हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्टिव स्टेट। तो ये थोड़ा फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में बात करेंगे तो एच मिनिमम निकालने के लिए पहले हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा गामा रहेगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, फाई रहेगा हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, और क्यू नॉट रहेगा हमारा सेव बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालेंगे, उसके बाद हम टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल निकालेंगे। तो टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल कैसे निकलेगी हमारी? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन प्लस हाइट अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ये फिगर में दे सकते हैं आप लोग, ये एच आ गया हमारा हाइट अबव द ग्राउंड लेवल, और एच मिनिमम आ गया मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो एच क्वेश्चन में हमें दे रखेगा, एच मिनिमम हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो हमारा फाइनली टोटल एच निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन है एक रिटेनिंग वॉल का। ठीक है, तो अभी तक हमने एच मिनिमम और टोटल एच के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे मूव करते हैं। विड्थ ऑफ बेस स्लैब, देखिए ये पोर्शन जहां पे आपका हील और टो पोर्शन बनाया जाता है, देखिए छोटा सा रेक्टेंगल शेप में देख पा रहे हैं ये पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बेस स्लैब। ठीक है, बेस स्लैब। ठीक है, इस बेस स्लैब की विड्थ को, यानी कि ये पार्ट को, देखिए ये ऐसे पीछे भी लंबा होगा ना, ऐसे रिटेनिंग वॉल पीछे भी होगा, उसको बोलेंगे हम लोग लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल, और ये जनरली एनालिसिस के दौरान 1 मीटर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसको अपने हमेशा याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है आपकी बेस स्लैब, और ये क्या है आपकी बेस स्लैब की विड्थ। ठीक है, इस बेस स्लैब की विड्थ को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले आपको एच निकालना पड़ेगा। एच हम निकाल चुके हैं, तो इस एच का अगर आप 0.4 से 0.6 एच ले लेंगे तो आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखें लेंथ ऑफ टो पोर्शन, तो ये पोर्शन आपका क्या है? ये पोर्शन था आपका टो। ठीक है, और ये पोर्शन आपका क्या था? हील। ठीक है, अब देखिए टो पोर्शन की लेंथ यानी कि ये कितना होगा, तो जनरली आपका ये बेस स्लैब का 0.3 से 0.4 बी होता है। ठीक है, इसी के साथ दैट इज योर टी, ये आपका क्या आ गया? टी आ गया, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। इसकी वैल्यू जनरली आपकी टोटल हाइट का 1/10 पार्ट होती है। ठीक है, इसी के साथ आपकी थिकनेस ऑफ स्टेम की बात करें तो हमें पता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में टॉप और बॉटम में थिकनेस सेम नहीं होता है। जो टॉप पे थिकनेस होता है वो होता है 150 to 200 mm, और जो बॉटम पे होता है वो होता है आपका 350 to 400 mm। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से हमें लेंथ ऑफ टो पोर्शन पता चल गया, हमें टॉप थिकनेस ऑफ स्टेम पता चल गई, बॉटम थिकनेस ऑफ स्टेम पता चल गई, हमें बेस स्लैब की विड्थ पता चल गई, हमें टोटल हाइट पता चल गई। अब देखिए अगर हम मुझे लेंथ ऑफ हील पोर्शन निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेंथ ऑफ हील पोर्शन अगर निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? देखिए लेंथ ऑफ अगर हील पोर्शन में निकालना चाहता हूँ तो इस पूरी बेस स्लैब में से अगर ये बॉटम थिकनेस ऑफ स्टेम माइनस कर दूं, लेंथ ऑफ टो पोर्शन माइनस कर दूं, तो मेरा फाइनली लेंथ ऑफ हील पोर्शन निकल जाएगा। इसी के साथ अगर मैं चाहता हूं कि मैंने हाइट ऑफ स्टेम पता करनी है, हाइट ऑफ स्टेम यानी कि एच डैश पता करना है, तो इस एच डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल एच में से क्या माइनस कर दो? टी माइनस कर दो, तो आप हाइट ऑफ स्टेम भी निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज योर प्रोपोर्शनिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल, कि हाउ वी कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ए रिटेनिंग वॉल। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिटेनिंग वॉल। व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल? तो दीज आर द फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द रिटेनिंग वॉल। सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें ये आपका पोर्शन आ गया बैकफिल। ठीक है, तो इस बैकफिल का वेट नीचे गिरेगा, सेल्फ वेट, जिसको हमने यहाँ पे दिया वेट ऑफ बैकफिल रिटेन मटेरियल, दैट इज द W1। देख पा रहे हैं ये W1 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये आपकी बेस स्लैब है, तो इस बेस स्लैब का टोटल वेट नीचे गिरेगा, जिसमें आपका हील का वेट भी आ जाएगा, टो का वेट भी आ जाएगा, दैट इज योर W2। तो सेकंड फोर्स आपकी आ गई सेल्फ वेट ऑफ बेस स्लैब, दैट इज W2। तो W2 भी हो गया, W1 भी होगा। थर्ड इज योर स्टेम, स्टेम जिस भी मटेरियल का बना होगा तो उसका वेट डाउनवर्ड नीचे गिरेगा, तो उसको बोलेंगे W3, दैट इज योर W3। एंड नंबर फोर्थ इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, द लेटरल प्रेशर ऑन द वॉल ड्यू टू एक्टिव अर्थ प्रेशर। देखिए मैं बता चुका हूँ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्यों, क्योंकि जब भी बैकफिल इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो रिटेनिंग वॉल इस तरीके से मूव करेगा, यानी कि अवे फ्रॉम द बैकफिल। तो इस स्टेट को बोलते हैं एक्टिव स्टेट। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे हम एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर आप देख पा रहे हैं, और ये प्रेशर सॉइल के द्वारा है। तो सॉइल का हॉरिजॉन्टल प्रेशर हमेशा किस तरीके से लगता है? इस ट्रायंगुलर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये प्रेशर आप बोलेंगे इसको लेटरल प्रेशर, दैट इज नोन एज द P0। तो टोटल कितनी तरह की फोर्सेज हैं? W1, W2, W3, P0। ठीक है, तो ये 4 तरह की फोर्सेज आप दे सकते हैं, W1, W2, W3 और दैट इज योर P0। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन फोर्सेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और व्हाट आर द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फाइंडिंग द रिटेनिंग वॉल। वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।